नमस्कार दोस्तों, 5 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़, सेंटर फार्म यूनियन टॉक्स ऑन फार्म लॉस एंड इन अ स्टेलमेट। देखिए, 7th राउंड ऑफ टॉक्स हुई यूनियन मिनिस्टर यानी सरकार की तरफ से और प्रोटेस्टिंग फार्म यूनियंस की तरफ से इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए, जो कि इन 3 एग्रीकल्चरल बिल्स के अगेंस्ट चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यूनियन लीडर्स ये बोल रहे हैं कि आप पूरी तरीके से रिपील करिए फार्म लॉस को। ये जो फार्म लॉस हैं वो रेगुलेटेड मार्केट्स को खराब कर देंगे, एपीएमसीज को खराब कर देंगे। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हो रहा है जो एमएसपी का, इसको लॉन्ग टर्म में बंद कर दिया जाएगा और हम जो फार्मर्स हैं वी विल बी वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन बाय लार्ज कॉर्पोरेट्स। ये बोलना है फार्मर्स यूनियन का। सेंटर का क्या बोलना है? सेंटर का बोलना यह है कि ठीक है भाई, जो हम नियम कानून लेके आए हैं इनमें जो कमियां हैं वो कमियां आप हमको बताओ और हम उस कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप तो सीधे सीधे बोल रहे हो कि टोटल रिपील कर दो, तो वो कैसे होगा? तो सेंटर बोल रहा है कि भाई इन लॉस का क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करते हैं और अगर किसी क्लॉज में प्रॉब्लम है तो आप हमको बताइए, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फार्म यूनियन बोल रहा है कि नहीं भाई, आप पूरी तरीके से रिपील करो तो ही हम मानेंगे। तो अब नरेंद्र सिंह तोमर साहब और जो बाकी सेंटर वो क्या बोल रहा है कि भाई ताली बजाने के लिए 2 हाथ चाहिए। तुम यहां पे आके खड़े होकर बोल रहे हो कि लॉस को बिल्कुल खत्म कर दो, एमएसपी को लीगलाइज कर दो और अपनी डिमांड पे एकदम आमादा हो, बिल्कुल निगोशिएट करने को तैयार ही नहीं हो, तो ये कैसे होगा? तो सेंटर इन फार्म यूनियंस के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, यूनियन सेंटर के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और फार्म यूनियंस का ये भी बोलना है कि भाई सेंटर ने ये जो एक नया लॉ लाने के लिए जिससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस को गारंटी किया जाए उसके बारे में तो बात ही नहीं करी। तो यहाँ फार्म यूनियंस 2 बातें कह रहे हैं। फार्म यूनियंस 2 बात कह रहे हैं कि भाई पहली बात तो ये 3 फार्म बिल्स को खत्म करो, एक नया लॉ लेके आओ एमएसपी के ऊपर। सेंटर क्या बोल रहा है? नया लॉ लेके आना है एमएसपी के ऊपर, ये हम डिसाइड करेंगे एक कमिटी के थ्रू, तो हम कमिटी बनवा रहे हैं और अभी के लिए फार्म बिल्स को रिपील नहीं किया जा सकता। अगर आपको फार्म बिल्स के स्पेसिफिक प्रोविजन से प्रॉब्लम है तो बताइए। फार्मर्स बोल रहे हैं कि पूरा फार्म बिल हटा दो। तो स्टेलमेट डेडलॉक सा हो गया है और कुछ भी आगे एक सॉल्यूशन निकलता नहीं आ रहा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स में ये वीडियो आपको काम आएगी, न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए और मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके चैनल डॉट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपके ये इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया कम्स टू यूएनएससी विद स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म। आपको पता है कि इस जनवरी से इंडिया विल बी अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल एज अ नॉन परमानेंट मेंबर फॉर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर का टर्न इंडिया का शुरू हो चुका है और यहाँ पे जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू द यूनाइटेड नेशंस, टीएस तिरुमूर्ति साहब, इन्होंने क्या बोला कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म, ये बात बोली है। तो 2021-22 के पीरियड के लिए वो कंट्रीज जो कि यूएनएससी की मेंबर्स रहेंगी नॉन परमानेंट बेसिस पर, परमानेंट बेसिस पे तो 5 आई, तो उनके झंडे को इंस्टॉल करने की जो सेरेमनी थी वो सेरेमनी हो रही है और यहीं पे टीएस तिरुमूर्ति साहब ने अपनी स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट में उन्होंने बोला, इंडिया कम्स इनटू द सिक्योरिटी काउंसिल एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटिंग 1/6 ऑफ द ह्यूमैनिटी, मतलब 1/6 ऑफ द दुनिया की आबादी लेके एज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन रहे हैं। हमारा कमिटमेंट है रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म की तरफ, रूल ऑफ लॉ की तरफ, अ फेयर एंड इक्विटेबल इंटरनेशनल सिस्टम की तरफ एंड टू पीस, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट की तरफ। यहां पे इंडिया क्या बोल रहा है कि भाई डेवलपिंग वर्ल्ड की वॉइस की तरह इंडिया सामने आएगा, ह्यूमन सेंट्रिक और इंक्लूसिव सॉल्यूशंस को लेके आके पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और हम पहले की तरह अपनी आवाज उठाएंगे अगेंस्ट कॉमन एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी जैसे कि टेररिज्म। फिर तिरुमूर्ति साहब क्या बोलते हैं कि हम पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी, वुमेन एंड यूथ जो कि कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन से फंस गए हैं, टेक्नोलॉजी का ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए प्रयोग करना, इन सब चीजों में हम ध्यान देंगे, आगे जाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए नए इनकमिंग मेंबर्स कौन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के? तो इंडिया तो है ही, साथ साथ आयरलैंड है, मैक्सिको है, नॉर्वे है और केनिया है। यूएनएससी की 5 परमानेंट मेंबर्स कौन है? तो पता ही है, फिर से बोल दे रहा हूं, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, रशिया, फ्रांस और चाइना। पहले वाले जो मेंबर्स हैं वो जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो है एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स, तुनिसिया एंड वियतनाम। तो एस्टोनिया, नाइजर, तुनिसिया, वियतनाम और 5वीं कंट्री सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स। ये 2020 में ही बन गए थे मेंबर, तो 2021 में मेंबर और रहेंगे और 2021 में जो 5 कंट्रीज इनकमिंग है, इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको, केनिया, नॉर्वे, ये इस साल और अगले साल मेंबर रहेंगे। इंडिया बहुत लंबे समय से
परमानेंट सीट मांग रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में, मिल नहीं रही। इंडिया अकेले नहीं मांग रहा है, इंडिया जापान मिलके मांग रहे हैं, ब्राजील इंडिया जापान ये सब मिलके मार रहे हैं, बट मिल नहीं रही है। कहीं ना कहीं इंडिया ने यह भी बोला है कि काउंसिल में जो 2 साल की हमको मेंबर मिला है, मेंबरशिप मिली है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर, इसका इस्तेमाल करके हम फिर से ये बताने की कोशिश करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को और रिप्रेजेंटेटिव और रिफ्लेक्टिव बनाना चाहिए कंटेम्प्रेरी रियलिटी से। कहने का मतलब क्या है, वो डेवलपिंग कंट्रीज जो कि बहुत ऊपर उठ गई हैं, वो आज की डेट में नॉन परमानेंट मेंबर्स की तरह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आ रही हैं, ये सही नहीं है, हमें भी परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। नॉन परमानेंट मेंबर्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे चुना जाता है, तो भैया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जनरल असेंबली 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को हर साल चुनती है। टोटल नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं 10 साल, तो हर साल 5 नए मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं और 5 पुराने मेंबर्स रिटायर कर जाते हैं। ये जो टोटल 10 सीट्स एलोकेट की गई हैं फॉर नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें से 5 एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के लिए है। अभी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में कैसे बंटवारा होगा इन सीटों का, वो यहां पे लिखा हुआ, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं अलग से आपको बता नहीं रहा हूं। एक सीट ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के एलोकेट है, 2 लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन कंट्रीज के लिए एलोकेटेड है, 2 वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के लिए एलोकेटेड है। यानी ओवरऑल जो एरिया है हमारी पूरी दुनिया का, एरिया वाइज नॉन परमानेंट मेंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है आपको। आप याद रखिए 10 नॉन परमानेंट मेंबर, 5 परमानेंट मेंबर्स, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में से याद रखिएगा कि 2 साल के लिए इंडिया अभी अभी इलेक्ट हुआ है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में ये चीज आपको काम आएगी। फिर एक और न्यूज निकल के आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज इज किकिंग ऑफ सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज। तो भैया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने बोला है कि भाई सी प्लेन सर्विसेज हम शुरू कर रहे हैं कुछ सेलेक्ट रूट्स पे। मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी 31 अक्टूबर 2020 को कि भाई सी प्लेन सर्विस शुरू की जा रही है केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच में अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच में ऑलरेडी सी प्लेन सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 31 अक्टूबर 2020 को ये सी प्लेन सर्विसेज शुरू की थी। अब कुछ और सिलेक्टेड रूट्स पे ये सी प्लेन सर्विसेज शुरू की जाएंगी। ये रूट्स आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, गुवाहाटी रिवर फ्रंट, यमुना रिवर फ्रंट और उमरांगसो रिजर्वायर में होंगे। एग्जैक्ट रूट्स क्या होंगे ये जब इनके इनिशिएशन का अनाउंसमेंट आएगा तब पता चलेगा। इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन किसके थ्रू होगा, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के थ्रू, एसडीसीएल के थ्रू, जो कि काम किसके अंदर करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर काम करती है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर में, पोर्ट्स, एनर्जीज में ये चीज आपको काम आएगी। आगे बात करते हैं बर्ड डेथ इन पोंग डैम सेंचुरी। सबसे पहले तो आपके लिए समझना जरूरी है कि पोंग डैम सेंचुरी है कहां। तो पोंग डैम सेंचुरी है आपकी हिमाचल प्रदेश में। आपको यहां पे हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों नजर आ रहा है। इस हिमाचल प्रदेश में ये वाला जो रेड रंग का डॉट है वो दिखा रहा है पोंग डैम सेंचुरी, और इधर एक और रेड डॉट है जो पांडो सेंचुरी में दिखाया जा रहा है। ये दोनों जो सेंचुरीज हैं यहाँ पे बर्ड्स विंटर्स में आके अपनी ब्रीडिंग करती हैं। अब रिसेंट यहाँ पे एक इवेंट देखने को मिला है कि जो पोंग डैम है, आपका पोंग डैम है हिमाचल प्रदेश का, वहां पे 1700 माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ हुई है अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। एकदम से 1700 बर्ड्स की मृत्यु हो गई है। तो भाई जब एकदम से 1700 बर्ड्स की मृत्यु होगी, एक लार्ज नंबर में बर्ड्स की मृत्यु होगी, तो एक ही उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझ में आता है कि भाई कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होगा, तभी तो कोई फ्लू टाइप की चीज ही इतने लार्ज नंबर्स में बर्ड्स को मार सकती है। तो भैया जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उन्होंने 15 सैंपल्स को अलग अलग लोकेशन से इकट्ठा किया है और इन सैंपल्स को भेजा गया है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली उत्तर प्रदेश में है, फिर भोपाल की हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी में भेजा गया है और जालंधर की नॉर्दर्न रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में भेजा गया है, ये पता करने के लिए कि ये मरे क्यों। 95% बर्ड्स जो कि पोंग डैम सेंचुरी में मरी हैं वो कौन है, वो है बार हेडेड गीस। बार हेडेड गीस एक ऐसी बर्ड है जो कि साइबेरिया और मंगोलिया से उड़ती हुई आती है विंटर्स के टाइम पे। आपको पता है साइबेरिया और मंगोलिया के इलाकों में विंटर्स के समय पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा नीचे चले जाते हैं, डाउन चले जाते हैं। तो ऐसे समय पे वहां की जो बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, वो फ्लो करती हैं साउथ की तरफ और अपने फ्लो के दौरान वो रुकती हैं पोंग डैम सेंचुरी में और बहुत सी जगहों पे रास्ते में। इंडिया एक बहुत बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड है विंटर्स में इन बर्ड्स के लिए। तो उसमें से एक जगह ये पोंग डैम, वहां पे ये इवेंट हुआ है। ठीक है भाई, 1.15 टू 1.2 लाख बर्ड्स पोंग डैम सेंचुरी में हर साल विंटर्स में आती हैं और 4 महीने के लिए सेंचुरी में रहती हैं। ये जो बार हेडेड गीज है जिसकी मृत्यु हुई है
वो बर्ड आपको यहाँ पे इस फोटो में नजर आ रही है। कुछ कुछ चिकन की जैसी लग रही है, बट चिकन नहीं है ये, इट्स अ बेसिकली अ डिफरेंट बर्ड। ठीक है, ये जो पोंग डैम है ये ब्यास नदी पे है, बीस नदी जिसको बोलते हैं। एक आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट डैम है, ब्यास नदी पे इसको बनाया गया है, और जो रिजर्वायर बनता है इस डैम के थ्रू उसको बोला जाता है महाराणा प्रताप सागर डैम। एक रेनाउंड बर्ड सेंचुरी है। इस डैम को बनाया गया था इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी और इरिगेशन के लिए भी। अगर आप ब्यास नदी की बात करिए तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से पंजाब में एंट्री मारती है। नीचे की तरफ सतलज नदी भी ये आपका हिमाचल प्रदेश के थ्रू ही आपका पंजाब में एंट्री मारेगी। तो ब्यास नदी पे है ये पोंग डैम, ये याद रखिएगा जनरल स्टडीज पेपर 1 में। जनरल इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये इस चीज में आपको ये पर्टिकुलर चीज काम आएगी। नेक्स्ट एक और न्यूज निकल के आ रही है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन सॉरी, इसका एक सर्कुलर निकला है जिसने टीचर से कहा है कि स्कूल बैग्स का वेट चेक करिए। और एक देखिए, एक नई स्कूल बैग पॉलिसी निकाली गई 2020 की। स्कूल बैग पॉलिसी 2020 किसने निकाली? एनसीईआरटी ने, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने। और इस पॉलिसी के बेसिस पे डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने एक सर्कुलर इशू किया है, एड्रेस टू स्कूल्स। इस सर्कुलर ने स्कूल टीचर्स को क्या बोला है कि आप पहले ही बच्चों को बता देंगे एक दिन पहले या मैसेजेस के थ्रू कि स्टूडेंट्स को कौन कौन सी बुक्स और कौन कौन सी नोटबुक्स एक पर्टिकुलर डे में में आनी है। तो बेसिकली वीक के स्टार्ट में ही बच्चों को बता दिया जाएगा कि इस दिन में आपको ये बुक और ये नोटबुक लेके आनी, ताकि उनके बैग में कोई भी अननेसेसरी मटेरियल ना रहे, फालतू किताबें ना रहे। इस पॉलिसी के हिसाब से, स्कूल बैग पॉलिसी के हिसाब से, जो क्लास 1 और 2 के बच्चे हैं उनके स्कूल बैग का वजन होना चाहिए 1.6 टू 2.2 केजी। जो क्लास 3, 4 और 5 के बच्चे हैं उनके बैग का वजन होना चाहिए 1.7 टू 2.5 केजी। जो क्लास 6 और 7 के बच्चे हैं उनके बैग का वजन होना चाहिए 2 से 3 केजी। जो क्लास 8 के बच्चे हैं उनके बैग का वजन होना चाहिए 2.5 से 4 केजी। जो क्लास 9th और 10th के बच्चे हैं उनका वजन होना चाहिए 2.5 टू 4.5 केजी। और क्लास 11th और 12th के बच्चे हैं 3.5 टू 5 केजी होना चाहिए। जो अपर लिमिट रखी गई है वेट की, इससे ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। और ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्कूल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेगुलरली इन बच्चों के बैग का वजन चेक करेंगे। हर 3 महीने में कोई एक डे एलोकेट किया जाएगा और उस दिन पूरी क्लास के बैग का वजन नापा जाएगा। और अगर बैग का एक्सेस वजन निकल के आ रहा है तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई बैग का एक्सेस वजन मत दीजिए। अब देखिए, बैग का एक्सेस वजन बच्चों की फिजियोलॉजी पे इफेक्ट डालता है। वो इफेक्ट कैसे डालता है ये भी मैं आपको बताता हूं। अगर आपको ध्यान हो, जब हम लोग छोटे थे तो भाई टिफिन भी लेके जाते थे और वाटर बॉटल लेके जाते थे। तो इस सर्कुलर ने यह भी बोला है कि ये स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनफैक्ट स्कूल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलना चाहिए, टीचर्स की नहीं, कि भाई क्वालिटी पोर्टेबल वाटर्स बच्चों को अवेलेबल कराया जा सके सफिशिएंट क्वांटिटी में जब वो स्कूल में आए। बच्चों के पास वाटर बॉटल होनी चाहिए और उस वाटर बॉटल में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी होना चाहिए जो बच्चे स्कूल में पिएंगे जब भी वो स्कूल में आएंगे। तो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अप्रोप्रिएट अमाउंट में स्कूल में अवेलेबल करवाई जानी चाहिए। हैवी स्कूल बैग्स के अगेंस्ट ये पॉलिसी क्यों निकाली जा रही है? क्योंकि हैवी स्कूल बैग्स स्टूडेंट्स के वेलबींग और हेल्थ के अगेंस्ट जाता है। जो हैवी स्कूल बैग है वो सीवियर और एडवर्स फिजिकल इफेक्ट्स लेके आता है किसके ऊपर? ग्रोइंग चिल्ड्रन के ऊपर, जिससे उनके वर्टिबल कॉलम और नीज पे इफेक्ट आ सकता है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स में ये चीज आपको काम आएगी। जनरल स्टडीज पेपर 4 में कॉन्सेप्ट्स, इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस में भी ये चीज आपको लिमिटेड तरीके से मदद करेगी। फिर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है, केरला की 2 डिस्ट्रिक्ट्स में बर्ड फ्लू के केसेस देखने को मिले हैं। केरला की 2 डिस्ट्रिक्ट्स, एक अल्पूजा और एक कोट्टायम। अल्पूजा अपने बैक वाटर्स के लिए काफी फेमस है। जो लोग भी केरला अगर कभी घूमने गए हो तो उन्होंने अल्पूजा डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा। तो अल्पूजा और कोट्टायम, यहां पे हाई अलर्ट लगा दिया गया है क्योंकि यहां पे बर्ड फ्लू के केसेस देखने को मिले हैं डक्स में। ऐसा बोला है केरला के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर के राजू साहब ने। और इस बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए 50,000 डक्स को मार दिया गया। कल मतलब मार दिया गया। ऑब्वियसली बात है, वो डक्स हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर फार्मर की होंगी जो कि उसको मीट पर्पसेस के लिए या किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करते हो, तो उनको प्रॉपर कंपनसेशन भी दिया जाएगा। तो यहां पे 50,000 डक्स को मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? ताकि ये बर्ड फ्लू और ना फैल जाए। ठीक है, डक्स में फ्रेश केसेस जैसे मिलते हैं बर्ड फ्लू को, उनको मार दिया जाता है। अब कैसे पता चला कि भाई बर्ड फ्लू था इन डक्स के अंदर? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर सिक्योरिटी एनिमल डिजीज इन भोपाल ने जब इन सैंपल्स को टेस्ट किया, जो बर्ड्स मरी थी, तो पता चला कि भैया इन डेड बर्ड्स में बर्ड फ्लू का वायरस था। 2016 में भी ये वायरस बर्ड फ्लू
रिपोर्ट हुआ था अल्पूजा में और पथनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट्स में, और वहां पे 2 लाख चिकन और डक्स को कल किया गया था। बर्ड फ्लू को एवियन फ्लू भी बोलते हैं, ये एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा है और ये केवल बर्ड्स में नहीं ह्यूमंस में भी आ सकता है, और ह्यूमंस में पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसमिट भी हो सकता है। इसमें बहुत प्रकार की वैराइटीज हैं। इसका जो मोस्ट डेंजरस फॉर्म है इसको बुलाता है H7N9। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैसे बता रखा है कि एवियन इन्फ्लुएंजा के बहुत सारे अलग अलग तरीके और ये ह्यूमंस के लिए भी डेंजरस हैं। जो विंग्ड गेस्ट होते हैं, तो जो उड़ती हुई बर्ड्स होती हैं ना, खासकर डक्स हो गई, आपकी चिकन हो गया, ये मेन कैरियर्स होते हैं वायरस के, और ह्यूमन भी इनका कैरियर्स हो सकता है अगर ह्यूमन इन्फेक्ट हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी इन्फेक्टेड बर्ड को खा लोगे तो आपको भी ये चीज हो सकती है। यहाँ पे केरला की डिस्ट्रिक्ट नजर आ रही है, ये ब्लैक में आपको यहाँ पे अल्पूजा डिस्ट्रिक्ट नजर आ रही है। जहां पे मैं अभी कर्सर मार्क कर रहा हूं अपना, ये है कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट, जहां पे ये बर्ड फ्लू फैला है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में बायोडाइवर्सिटी में ये चीज आपको काम आएगी, जनरल स्टडीज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इकोलॉजी में ये चीज आपको काम आएगी। आगे बात करते हैं, वियतनाम बाइज इंडियन राइस फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिकेड्स। देखिए है क्या कि वियतनाम एक बहुत मेजर कॉम्पिटिटर है इंडिया का व्हेन इट कम्स टू राइस एक्सपोर्ट। वियतनाम भी बहुत हैवी क्वांटिटी में राइस को एक्सपोर्ट करता है अपने देश से, इंडिया भी हैवी क्वांटिटी में राइस को एक्सपोर्ट करता है अपने देश में। दुनिया का 3rd बिगेस्ट एक्सपोर्टर राइस है किसका, कौन है, वियतनाम है। अब हुआ ये कि वियतनाम में एकदम से जो लोकल प्राइसेस थे ना राइस के, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। इन्होंने कुछ ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया, इनके डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए राइस बचा नहीं, तो यहां पे राइस की कमी हो गई। तो अब वियतनाम को इंडिया से राइस खरीदना पड़ रहा है। ओके, एशिया में राइस की कमी देखने को मिली है, और 2021 में जो राइस के दाम है ये भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया से जो राइस आ रहा है इन एक्सपोर्टर्स, इन कंज्यूमर्स के पास, वो कम दाम में अच्छा राइस आ रहा है। इंडियन ट्रेडर्स को 70,000 टन ऑफ राइस का ऑलरेडी मिल चुका है, 100% ब्रोकन राइस का 70,000 टन का ऑर्डर जनवरी और फरवरी शिपमेंट्स के लिए इंडिया के ट्रेडर्स को मिल चुका है, और इंडिया इस राइस को $310 पर टन पे एक्सपोर्ट कर रहा है। वियतनाम का जो 5% ब्रोकन राइस है वो 500 से $505 पर टन पे एक्सपोर्ट होता है, और इंडिया का 5% ब्रोकन राइस 381 से $387 पर टन पे एक्सपोर्ट होता है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के ब्रोकन राइस की जो क्वालिटी है वो वियतनाम के ब्रोकन राइस से थोड़ी कम बताई जाती है, बट वियतनाम में सब एक्सपोर्ट ही हो गया, तो उनके डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा बचा नहीं है, तो इंडिया वहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया इस समय पे चाइना पे भी राइस एक्सपोर्ट कर रहा है, थाईलैंड पे भी कर रहा है। 2020 में इंडिया ने रिकॉर्ड 14 मिलियन टन ऑफ राइस को एक्सपोर्ट किया है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया स्कोप एंड सिग्निफिकेंस में ये चीज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो पे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट के थ्रू अपने व्यू पॉइंट जरूर बताइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप हेल्प करना चाहते हैं। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।